नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को लेकर के तमाम सारे अपडेट्स हैं। अभिषेक सीआईडी के बाद अब ईडी के सवालों में घिरे हुए हैं, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। समझिए कि धुरंधर के चंगुल में भाईपो फँस चुके हैं। एक और भगौड़े का वारंट निकाल दिया गया है, जो अभिषेक का बहुत ही करीबी है। और ममता बनर्जी का तो उनकी टीएमसी का एकदम से किस्सा खत्म हो गया है। तमाम सारे अपडेट्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं शुद्धशील घोष जी। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। बस यहाँ से अपडेट ही अपडेट आ रहा है। वही बस एक ही शिकायत है कि हमको खाने का सोने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। इतने सब कुछ हो रहा है कि दिमाग एकदम तेज के वंदे भारत की गति से चलाना पड़ रहा है। बहुत सही कहा आपने। एक तरफ अभिषेक बनर्जी ईडी के सवालों में उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ बागियों का जो मैजिक नंबर है, वो मैजिक अब दिल्ली में सुर्खियां बटोर रहा है। कैसे देखते हैं? पहले हम बात करते हैं कैश फॉर जॉब स्कैम का। इसका असली प्लेयर कौन है? देखिए, ये जो जॉब स्कैम हुआ है उसमें अभिषेक बुरी तरीके से फंस गया है। मतलब उसको तो एक दिन फंसना ही था। इतने दिन बस उनके बुआ पावर में है, बहुत सारे कुछ लगा के इधर-उधर करके वो मैनेज करके रखा है। तो एक दिन तो वो दीवार जो है वो टूटने वाला था और वो दीवार टूटने का टाइम शायद अभी आ गया है। क्यों? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। नंबर 1 जो फैक्टर है, ये जो स्कैम हुआ है ये अभी प्रूवन स्कैम है। कैसे? क्योंकि अभिषेक बनर्जी का जो कंपनी है लिप्स एंड बाउंस, ये नौकरी घोटाला में उसका पैसा ये लिप्स एंड बाउंस में घुसा है। उसके अकाउंट में इसका ट्रेस मिला है। और सबसे बड़ी बात है, उस पैसे से ये लिप्स एंड बाउंस कंपनी, जो अभिषेक बनर्जी सीईओ है जिस कंपनी का, उसने बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीदे और उस प्रॉपर्टी को अभी अटैच किया गया है। तो इसके मतलब ये जो स्कैम है इसका पूरा जो एंड पार्ट है वो एस्टेब्लिश है। अब इस कंपनी का जो सीओओ है सुजय कृष्ण भद्रो, जिसको कालीघाटेर काकू के नाम से जाना जाता है, तो उसका वॉइस सैंपल टेस्टिंग बहुत अहम था। क्योंकि ईडी सीबीआई ने जब वहां पर रेड किया था तो उसको बहुत सारे ऑडियो और वीडियो सैंपल मिला जहां पर ये करप्शन का खुला बातचीत हो रहा है। मतलब किसके पास कितना परसेंटेज जाएगा, कितना टारगेट है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में होता है ना, ये स्कैम ऐसे कॉर्पोरेट तरीके से किया जा रहा था। और उसको मैच करने के लिए कि ये सुजय कृष्ण भद्र ही कर रहा था, तो उसका वॉइस सैंपल टेस्टिंग लेना बहुत जरूरी था। और ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को भी मालूम था कि अगर एक बार हो जाता है तो फिर अभिषेक बनर्जी को बचना, मतलब जेल जाना, रुकना ये नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पूरा साम दाम दंडभेद लगा दिया था कि इसको कैसे भी वॉइस सैंपल टेस्टिंग नहीं किया जाएगा। कभी बोलता है मेरा गला खराब है, बहुत सारे खींच किया। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जबरदस्ती वो सैंपल टेस्टिंग करा दिया और उसी दिन निश्चित हो गया था कि अभिषेक बनर्जी का अभी खेल खत्म हो गया। और इसमें 2+2 4 और एक चीज में हो जाता है। इतने दिन अभिषेक बनर्जी जब ईडी इंटरोगेशन फेस करने जाते थे, बाहर आके बहुत बड़े बड़े बात करते थे कि मैं ईडी को 0 देता हूँ, नेगेटिव में नंबर देता हूँ, कुछ भी नहीं है, ये फालतू में मुझे फंसाने का कोशिश कर रहा है, 5 पैसे का दुर्नीति भी कोई प्रूव नहीं कर पाएगा। लेकिन आखिर में हुआ क्या क्या होता था कि जब भी ईडी उसको नोटिस करते थे, उसका फर्स्ट रिप्लाई जाता था कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में बिजी हूँ, मैं उस दिन नहीं जा पाऊंगा। और उसका लॉयर चले जाते थे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सब कुछ करके कैसे भी एक प्रोटेक्शन लेके आ जाते थे कि चलो भाई, अभिषेक बनर्जी जाएंगे इंटरोगेशन फेस करने के लिए, लेकिन उसको आप अरेस्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके पास अगर प्रोटेक्शन होगा तो उसके हिसाब से वो चलेगा कि एंड ऑफ द डे मैं कोऑपरेट नहीं भी करता हूं तो कोई नहीं अरेस्ट कर पाएगा। लेकिन इस बार ईडी ने बहुत मेहनत किया, सीबीआई ईडी मिलके, कि भाई इसको अगर मुझे हिफाजत के लेने का जरूरत है तो आप उसको प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हो? मैं तो जब प्रोड्यूस करूंगा मैं तो प्रूफ दूंगा क्यों अरेस्ट कर रहा हूं। तो इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत मेहनत के पास ऑलमोस्ट 2 इयर्स का ये फाइट था। फाइनली अभिषेक बनर्जी के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके मतलब ईडी ने इतना मेहनत इसलिए किया था कि इसको उसको मालूम था कि अगली सुनाई में कुछ तो कड़ी स्टेप लेने का एक मौका आएगा और वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ, हम पूरे दिन उसका अपडेट रखने का कोशिश कर रहा था। 10.5 घंटे से उसका जीरा हुआ, उसका इंट्रोडक्शन 10.5 घंटे तक चले। और उसके बाद जो ईडी ऑफिशियल्स है, वो 12 पेजेस का एक क्वेश्चन सेट था।
पूरा सब कुछ लेके। और जो जवाब अभिषेक बनर्जी ने दिया, शायद ईडी ऑफिशियल उसमें खुश नहीं है, और इसलिए डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, वो जो पूरा टेप है वो दिल्ली में उनका जो हेडक्वार्टर है वहां पर भेज दिया है, उनका सीनियर का डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं। तो उसके मतलब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी वहां पर पक रहा है, और ये अभिषेक बनर्जी के लिए बिल्कुल ही कुछ अच्छे खबर नहीं है। तो नौकरी घोटाले में तो अभी अभिषेक बनर्जी को बहुत ही वीक स्टांस में दिख रहा है, और कभी भी किसी वक्त वो अरेस्ट हो सकता है। आप बहुत ही सही बोला है। और हम बात कर रहे थे पहले, जो दिल्ली में चीज़ें चल रही हैं, प्रोफाइल दिए जा रहे हैं मंत्रालय के, वो सब उसमें अपडेट क्या है? क्योंकि স্বচ্ছতা ই সেবা তারই অন্তর্গত আজকের এই প্রয়াস এটি 5টি শহর জুড়ে একটি স্বচ্ছতা অভিযান যা কিনা শহরকে সুন্দর করে তুলবে। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो पार्ट है। अगर आप राष्ट्रीय राजनीति के तरीके से देखें और सेंट्रल लीडरशिप का जो भी वो 2/3 मेजोरिटी वाला मैजिक नंबर है, तो उसको ये करना था इसलिए कर दिया। एंड ऑब्वियसली आप उस हिसाब से देखो, पॉलिटिक्स करना है तो मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात जुड़ जाता है जो जनता का दिल से जुड़ते हैं। अब राजनीति बोलते हो कि वहां पर कुछ इमोशन का जगह नहीं है, शायद वो नेता के लिए सही है, लेकिन जो जनता है वो तो इमोशन से ही वोट देते हैं। तो इमोशनल का वो जो पार्ट है उसमें बहुत बड़ा हार्ट हुआ है, और वो बंगाल में भी हलचल मचा है। बहुत सारे लोग चुप हो गया है, लेकिन उसका चुप ही बहुत कुछ बोल रहा है। बहुत सारे लोग आवाज उठाने चालू किया है, बहुत सारे लोग चुप हो गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर भी उठ रहा है कि आप जैसे सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक कर दोगे, वैसे जिसको आप ठीक करोगे सोच रहे हो वो भी क्या नहीं सोच रहे कि हम ठीक हो सकते हैं? तो उसके लिए जो भी लूपहोल्स करना वो नहीं कर रहा है। अगर कुछ ना कुछ खिचड़ी नहीं पका होता, आप अनकंडीशनल बोल के अभी मिनिस्ट्री क्यों ऑफर कर रहे हो? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और अगर इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाएगा, तो फिर वो जो वोट बैंक जो 46% अभी भाजपा के पास हुआ है, वो तो पूरा हिंदू वोट बैंक है। और अगर हिंदू सेंटिमेंट ही कैसे भी हार्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली वहां पर स्प्लिट होगा। और वहां पर स्प्लिट होगा तो मुश्किल ये है कि मुस्लिम का जो वोट बैंक है ये 100% कंसोलिडेट है। इतने दिन टीएमसी में था, अभी फॉलता इलेक्शन दिखा दिया कि मुस्लिम लोग समझ गया टीएमसी कुछ नहीं करने वाला है, वो पूरा के पूरा सीपीएम लेफ्ट के तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उनके पास ऑलरेडी 6% खुद का वोट है, 30% मुस्लिम वोट उसमें ऐड हो जाता है, तो 36% में वो पहुंच जाता है, जो तगड़ा वोट बैंक है। अब भाजपा का जो वोट बैंक है, वहां से अगर 5 to 6% तक के भी स्प्लिट होता है, तो भाजपा 46% से 40% में आ जाएंगे। और फिर इसका 36% के साथ वो 6% ऐड हो जाता है, तो 42% में वो पहुंच सकता है। तो मतलब वहां पर करे टक्कर होने वाला है, और वहां पर एज अभी वामपंथियों के लिए दिख रहा है। और ये वामपंथी अगर आ जाएगा, वो तो एंटी हिंदू है, ऐसे लोग यहाँ पर मानते हैं, तो फिर हिंदुओं के लिए अत्याचार हो जाएगा। तो सब कुछ लेके लोग बहुत टेंशन में है, बहुत घबरा हुआ है। और अभी इसको भाजपा कैसे उसको हैंडल करता है, कैसे लोगों तक पॉजिटिव वाइब्स पहुंच सकता है कि ये किस लिए जरूरत था, और ऐसे आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, वो देखने वाला चीज होगा। अगर वो नहीं उसको कन्विंस कर पाता है, तो क्रैकडाउन तो एक वो शुरू हो गया, ये आप बोल सकते हो यहाँ पर। लेकिन दादा एक चीज़ और है ना, देखिए, अमित शाह, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया है कि एक बड़ा सेट जिसमें सवाल जवाब हैं, वो दिल्ली भेजा गया है, तो उसके भी कुछ मायने हैं ना, आप उसको सोच के देखिए। नहीं, मैं वही तो बोला, मैं तो कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी की जो सिचुएशन है, वो जो वोटर, जो हिंदू जनता ने भाजपा के लिए वोट किया था, उसके लिए कन्विंसिंग नहीं है, इसलिए ये लोग गुस्से में है। और अगर सच में ऐसे कुछ प्लानिंग है, ऐसे कोई स्ट्रेटेजी है, जो ये सारे जो टेंशन ले रहा है, ये टेंशन लेने का कोई वजह ही नहीं होगा, तो लोग फिर कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन वो कन्विंसिंग पार्ट अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो वैसे नहीं है, नाखुशी देख रहा है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाजपा का राजनीति यहाँ पर ही खत्म हो गया। मैं बोल रहा हूँ इसको अगर हैंडल नहीं किया जाएगा सही तरीके से, तो फिर भाजपा के लिए मुश्किल बन सकता है। एंड अंडर ट्रीटमेंट जो है वो तो अभी भी जारी है। मैं देख रही थी कि
कुणाल घोष पहुंचे हैं ममता दीदी के घर और वहां पे दे दनादन शुरू हो गया। देखिए सिर पे अंडे नहीं ये मारे तो जा रहे हैं। दिन में दिन अभी परफेक्ट वो अंडर शॉट अपने मिस कर गया। अगर हो सके तो उसको अब लगा देना कि जब उसको जी। मारा गया। पहले क्या हो रहा था, ये जब पहले अंडर ट्रीटमेंट चालू हुआ था तो लोगों को इतना प्रैक्टिस नहीं था। तो जब वो छोड़ रहे थे तो इधर उधर वो भाग रहा था, पुलिस वाले पे थोड़ा हर्ट हो रहा था। लेकिन अभी ये इतना अंडा फेंका गया, लोगों का जो वो एम है ना एकदम परफेक्ट हो गया, ओलंपिक लेवल का हो गया। एकदम टारगेट करके टारगेट को मार रहे हैं और वहां पर ही डायरेक्ट जाके हिट हो रहा है। नहीं ये इन लोगों को एक्चुअली ये मिलना चाहिए था, क्योंकि इतना बदतमीजी किया है। अब देखिए कुछ महिलाओं के ऊपर कुछ अत्याचार होता है तो पहले एक सेंसिटिव इशू होता है, उसके साथ हमको सहमत में होना चाहिए कि भाई ऐसे महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। महिलाओं जो है वो हमारा दीदी जैसे है, हमारा माँ जैसे है। लेकिन इन लोगों का जो मेंटालिटी है, अरे ये तो सिंपल इंसिडेंट है, और इसको डिफेंड करने लगे। वो वहां पर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, वो मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, और तमिलनाडु में क्या हुआ था, उत्तराखंड में क्या हुआ था। मतलब वो ये बोलना चाहते हैं वहां पर हुआ है तो इसलिए यहाँ पर जस्टिफाइड है। तो ये अगर आपको कोई नेता का मेंटालिटी होगा, अगर करप्शन के बात उठाए कि भाई ये प्रूव हो गया आप करप्टेड हो, आपका ये नेता है, आप क्यों उसको एक्सपेल नहीं कर रहे, तो तब वो सवाल उठाते थे, अरे अजीत पवार कौन थे। ठीक है भाई, अजीत पवार कौन थे वो बंगाल का मुद्दा नहीं है। आप बंगाल में क्यों कर रहे हो, और आप तो हमेशा से डिमांड करते थे आप सबसे अच्छे हो, भाजपा से भी आप अच्छे हो, तो आप अच्छे करके दिखाओ ना। और इसका इतना एरोगेंस था, कुछ भी छोटे मोटे बात होता था पुलिस देके गुंडे देके लोगों को टॉर्चर करना, सबका गला दबाने का कोशिश करना। तो इन लोगों को तो अभी ये मिलना ही चाहिए। ये तो मैं बोलूंगा कि भाजपा का ये बरियापा है कि अभी तक उनका जो कर्मी है, उनका जो समर्थक है, उसका हाथ बांध के रखा है कि भाई ये वाला कल्चर नहीं चाहिए। 1 घंटे के लिए मनमिंदर जी अगर इनका हाथ खोल देता है ना, तो इन लोगों का औकात जो है, इसको जो एक्चुअल मेडिसिन मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं एक बार फिर से आपको उस जगह पे लेके जाना चाहूँगी, जहाँ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि लगातार 12 घंटे तक इंटरोगेशन हुआ, लेकिन वो सवाल कौन से हो सकते हैं, जो पूछे गए, जिनके लिए आप भी कह रहे हैं कि उनको दिल्ली से वो गाइडलाइन माँगी जा रही है कि अब क्या किया जाए? देखिए मनविंदर जी, हमको जो लेटेस्ट इंसिडेंट पता है वो है एक ऑडियो टेप। वो ऑडियो टेप कैसे था, ये जो सुजय कृष्ण भद्र का बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली अभिषेक बनर्जी का काइंड ऑफ मैनेजर इन तोलाबाजी था। इनका जो पैसा वसूलने का जो था ना, जो टारगेट सेट कर देते थे, तो वो जो ऑडियो क्लिप था वो एक कंप्यूटर में, एक लैपटॉप में उसको रिकॉर्ड किया गया है। और वो रिकॉर्ड करने के लिए सुजय कृष्ण भद्र ने ही बोला था, शायद वहां पर अभिषेक के साथ उसका कुछ टसल चल रहा था, और उसको ब्लैकमेल करना हो या कुछ रिकॉर्ड रखना हो, वी डोंट नो द एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस, बट वो रिकॉर्ड किया है। और वो जो ऑडियो टेप है, सपोज 14-15 मिनट्स का ऑडियो टेप, वहां पर 69 टू 72 टाइम्स अभिषेक का नाम आया है। कभी अभिषेक बनर्जी, कभी अभिषेक, कभी अभिषेक सर, कभी साहेब। जो सुजय कृष्ण अभिषेक को बोलता था साहेब, उसका एक बहुत बड़ा डायलॉग है फेमस कि मेरे साहेब को कोई नहीं छू सकता है। तो ये सारी चीज आया है। और वहां पर जो डिस्कशन है, ऑब्वियसली उसका ट्रांसक्रिप्ट तो हमको नहीं मिला है, बट वेरियस सोर्सेस जो मिलता है कि अभिषेक बनर्जी ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया। उस टारगेट के लिए जिस कैंडिडेट जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, एक बार तो 15 लाख 20 लाख करके सबसे उठाया गया है, लेकिन उसको ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए फिर से एक पैसा मांगा जा रहा है, और जिसका टोटल जो अमाउंट है वो है 150 करोड़। अभिषेक बनर्जी किसी केस में फंस गया है और उसको 150 करोड़ का एक फंड चाहिए जो ऐसे उठाया जाएगा। वो था पूरा डिस्कशन। और अगर वो मतलब हो जाता है कन्विंस कि हाँ ऐसे ही हुआ था और वो सच में अभिषेक बनर्जी का इंस्ट्रक्शन में हुआ है, तो मामला तो वहां पर ही खत्म हो गया। आप एक साइड पैसा के भी करप्शन करो, अगर करप्शन है तो करप्शन है, और वहां पर आप एक बार पैसा उठाए हो फिर से 150 करोड़ का बात कर रहे हो। और दूसरे बात आप देखो, ये 150 करोड़ का जो बात हो रहा है, ये लिप्स एंड बाउंड्स का जो प्रॉपर्टी सीज हुआ है, जो ईडी ने सीज किया है, उसका अमाउंट भी 150 करोड़ है। तो वहां पर भी 2+2 4 हो रहा है। तो और अभिषेक बनर्जी हमेशा से तो एरोगेंस में था, उसको
वो तो कभी पॉलिटिशियन था ही नहीं। 2014 में आया जब उनका बुआ वहां पर सीएम बन गए थे। उसके बाद अभिषेक बनर्जी क्या देखा, सारे पुलिस उसके सैल्यूट दे रहा है, सारे जो गुंडे बदमाश है उसके पैरों के नीचे है, सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सर सर करके बात करते हैं। तो वो सोचते थे कि वो ऐसे ही पॉलिटिक्स होता है, अहिंसा है, वो खुद को किंग समझते थे। और इसलिए उसको अगर बात पसंद नहीं होगा, आप उसका रिसेंट मतलब अभी तो अभिषेक बनर्जी बहुत टेंशन में रहना चाहिए ना, लेकिन उसका रिसेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था या प्रेस बाइट होता था, वो आप उठा के देख लीजिए। बंगाली शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होगा, उसका एरोगेंस जो है वो बाहर आ रहा है। और सीआईडी इंटरोगेशन से भी हमको जो रिपोर्ट आ रहा था कि उसको जब पूछा जा रहा था कि भाई तुम्हारा ऑफिशियल रेजोल्यूशन कॉपी किधर है, वहां पर ही तो सारे मामला है। अगर वो ऑफिशियल जी। कॉपी दे देता है तो प्रूफ हो जाएगा अभिषेक बनर्जी कुछ नहीं किया है, लेकिन वहां पर ही वो फंस जाएगा। तो वो सवाल जब बार बार उठाया जा रहा था, वो वहां पर भी गुस्सा दिखाया। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी पूरा का पूरा नॉन कॉपरेट में है, और ये सारे जो सवाल है उसका कोई सही जवाब नहीं दिया, और उसको हिफाजत में लेने के बाद ही जो ईडी सीबीआई का तरीका होता है वो तरीका यूज करना पड़ेगा, और तभी सारे सच सामने आएगा। एंड भाईपो का एक बहुत करीबी है सुमित राय, आप तो जान रहे होंगे। एक भूमि घोटाले में उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। ये सब क्या है? ये सुमित राय है एक्चुअली अभिषेक बनर्जी का पीए, और जो अभिषेक बनर्जी का बहुत ही क्लोज एड हुआ करते थे, अभी जो अभिषेक बनर्जी से दूरी बना रही है, तो वो लोग का डिमांड है। ये अभिषेक बनर्जी एक डायलॉग देता था जो मैं आपको बोला भी था कि कोई मेरा 5 पैसा भी करप्शन प्रूव नहीं कर सकता है, अगर उसका प्रूफ लेके आएगा तो मैं फांसी के मंच पे चढ़ जाऊंगा। क्यों करते थे? क्योंकि अभिषेक बनर्जी जितना भी करप्शन कराते थे, जितना भी पैसा का लेन देन होता था, ये सारे सुमित राय के थ्रू होता था। तो इसलिए अभिषेक बनर्जी तक पहुंचने का कोई चांसेस नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर था। तो ये सुमित राय को अभी पुलिस ढूंढ रहा है, साल्बोनी पुलिस स्टेशन जो मिदनापुर में हुआ करता है। मिदनापुर का टीएमसी का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, जब जून मालिया मिदनापुर का एमएलए थे, तो वहां से उनको फिर एमपी सिप दिया गया और एमपी इलेक्शन में जीत गए। तो वहां पर जब बाई इलेक्शन हुआ करते थे तो सुजय हाजरा जो उनका वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनको टिकट दिया गया और वो एमएलए बन गए थे। तो ये सुजय हाजरा क्या करते थे, सपोज आपका एक प्रॉपर्टी है, तो ये सुजय हाजरा जाके बीएलआरओ ऑफिस में उस प्रॉपर्टी से आपका नाम हटा के खुद का नाम बिठा देते थे। या कोई हमारा जो लैंड है उसका कैरेक्टर होता है कि ये तालाब के लिए बना है, ये जंगल के लिए बना है, और कुछ होता है आदिवासियों के लिए जो अनटच्ड, आप उसको टच भी नहीं कर सकते, उसका सारे कैरेक्टर चेंज कर देते थे और रियल एस्टेट को दे देते थे। तो ये बहुत हजारों करोड़ का एक घोटाला है, और उस घोटाला में सुजय हजरा का जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्ट ये सुमित राय के साथ मिल रहा है, उस कनेक्शन में ही आया था। अब जब पुलिस उसको ढूंढने आ रहा था, उसका लास्ट टावर लोकेशन किधर मिला? अभिषेक बनर्जी के घर मिला। उसके बाद उसका टावर लोकेशन नहीं मिल रहा है, मतलब वो फोन से सिम निकाल के भाग गया, वहां से भाग गया या उसको गुम किया गया, वो हमको तो अभी मालूम नहीं है। तो पुलिस आकर अभिषेक बनर्जी के घर देर रात पहुंचता है और बोलता है कि भाई यहाँ पर उनका लास्ट लोकेशन मिला है, इस केस में उसको चाहिए, तो आप दरवाजा खोलो। और अभिषेक बनर्जी पूरा के पूरा मना कर देता है, नॉन कोऑपरेट हो जाता है। उसके बाद गैस कटर लेके ले आते हैं, और उस 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद वो दरवाजा खुल के फिर अंदर घुसा, वहां पर सुमित नहीं मिला। तो फिर उनके ससुराल में जाते हैं, और ससुराल में जाके फिर पता चलता है ये सुमित राय का कैरेक्टर कैसे हो सकता है। इनको उनका जो सासू माँ है वो जैसे मतलब बोल रही थी, वो मारने के लायक हो गया एकदम, कि आप क्यों आए हो, आप ही डिस्टर्ब हो, मेरे सब कुछ अच्छे है, बहुत एरोगेंस दिखा रहे थे। और उसके बाद सुमित राय को नहीं मिल रहा है, तो पुलिस अभी क्या, वो मजिस्ट्रेट के पास जाके उनके लिए अरेस्ट वारंट निकाल लिया। और तब सुमित राय इमीडिएटली हाईकोर्ट चले जाता है, बोलता है कि ये अरेस्ट वारंट को खारिज करो और इसको इमीडिएट सुनाई करो। तो वो मामला एक्सेप्ट हुआ है, बट जो इमीडिएट हियरिंग का बात है वो तो नहीं माना गया है। उसके मतलब अभी पुलिस के पास अथॉरिटी है, तो सुमित राय को मिलेगा तो उठा लेंगे। और अगर सुमित राय एक बार उठा लेता है तो अभिषेक बनर्जी का जितना भी काले कारनामा है उसका पैंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। सुमित राय इज बेसिकली गेटवे टू रीच अभिषेक बनर्जी इज ऑल करप्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस अगर सुमित राय का ये बात होता है तो। और सुमित राय गायब हैं, आपको तो ध्यान होगा। शाहजहान शेख करीब-करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 51 दिन तक ममता बनर्जी ने उनको पता नहीं कौन से कमरे में छिपा के रखा हुआ था, और जब कोर्ट से ऑर्डर हुए तब उनको इन्होंने प्रेज़ेंट किया था।
तो सुमित राय का क्या ऐसा ही हाल होगा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे राज हैं हम्म। अभिषेक बनर्जी के। वो अगर छुपा रहेगा तो शायद ठीक है। उसको कभी ना कभी तो पुलिस को मिल ही जाएगा। अब ये जो शाहजहान शेख का बात बोल रहे थे कि कौन सा कमरे में छुपा के रखे थे, एक्चुअली शाहजहान शेख जो इस एरिया में रहते हैं वो बेसिकली बहुत छोटे छोटे जो द्वीप होता है ना, आइलैंड होता है ना, ऐसे है। और वहां पर जी, कम्युनिकेशन बहुत खराब है। तो रात के अंधेरे में कहीं पे भी वो छुपा जाता है, उसके बाद इमीडिएटली चेंज कर लेता है। और पुलिस तो वहां पर पूरा उनको प्रोटेक्शन देते थे ना, तो वहां पर अगर रेड मारने का कोई भी कोशिश किया जाता था, पहले उसको इन्फॉर्मेशन हो जाता था। और वो सारे सब लोग सैटेलाइट फोन यूज करते थे, नॉर्मल मोबाइल ऐसे कुछ नहीं करते, तो इसलिए वो सब चीज कर पाते। वो थोड़ा अभी करना मुश्किल है। लेकिन हमारा जो शक है यहाँ पर कि क्या सुमित राय अभी भी जिंदा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओहो! क्योंकि अगर सुमित राय पकड़ा जाएगा और एक बड़ी हस्ती का सारे जो राज है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद उसका जेल से निकलने का और कोई मुहूर्त ही नहीं मिलेगा, तो उस बंदा क्या जिंदा रहेगा? क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी बहुत विंडिक्टिव है, हमेशा उसके अगेंस्ट में जो बोलता है। एक बार तो अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ पड़ गया था, और 2021 इलेक्शन जब तृणमूल जीत गए चोरी करके, तो उसके बाद उस बंदे का लाश बीच रास्ते में मिलता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है इत्तेफाक से। ऐसे अभिषेक बनर्जी का बहुत सारे थ्योरी है यहाँ पर कि उनके अगेंस्ट में जो जाते हैं, कैसे पता नहीं, वो गायब हो जाता है, नहीं तो उसका लाश मिलता है। तो इसलिए अब सुमित राय का भी केस आ गया, तो लोगों के मन में शक है। अगर सुमित राय छुपा है तो ठीक है, लेकिन वो सच में छुपा है या वो मिट्टी के अंदर चला गया है, ये सवाल है अभी। लेकिन यहाँ मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि ये तो कोर्ट में गए हैं ना अपने वारंट के खिलाफ, तो कोर्ट वकील में गया वहां होगा पर या कि मतलब वो खुद गए होंगे? खुद गए होगे तो हमारा मीडिया में तो आ ही जाता था। आप हुँ, जैसे हुँ। भी कोर्ट में जाओ, कोर्ट में भी तो हमारा कुछ कनेक्शन होता है, वही हम जी। लोगों को रिपोर्ट कर देता है कि भाई यहाँ पर आया है। हमको कुछ ना हुँ। कुछ फुटेज, कुछ ना कुछ पिक्चर, प्रूफ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ऐसे कुछ तो नहीं मिला है, उसका वकील जाके ही ये सब कुछ कर रहा है, तो इसलिए डाउट और भी बढ़ रहा है। आपने बहुत बड़ी बात की है दादा। और जहांगीर खान को रोज़ नए कॉस्ट्यूम में परेड क्यों करवाई जा रही है? नहीं नहीं, इनका जो घमंड था ये तोड़ना का जरूरत था। ये जो परिवर्तन था हमारा 2026 में जो जनता ने वोट दिया, ये बस कलर का परिवर्तन नहीं था, पूरा सिस्टम का परिवर्तन के लिए वोट था। ये जहांगीर जैसे दो पैसे का औकात जिसका नहीं है, वो पूरा इलाका को ऐसे डरा के रखेंगे, धमका के रखेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका बाद लास्ट बात होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, तृणमूल का एक अच्छे कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट है हर छोटे छोटे इलाका का एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका बात वहां पर लास्ट है। और उसके साथ तृणमूल का क्या कनेक्शन है? जब वोट आएगा, बाई हुक और बाई क्रूक, वहां पर टीएमसी को जिताना पड़ेगा, टीएमसी को अच्छे खासा लीड देना पड़ेगा। जो जितना अच्छा लीड देगा उसके लिए उतना अच्छा फ्री हैंड मिल जाएगा। तो ये जहांगीर क्या करते थे, इतना बड़ा गुंडा, महिलाओं के तो आप शाहजहान के बारे में मालूम ही है, तो ये जहांगीर बोलो, शौकत बोलो, सबका ही सेम कैरेक्टर है। दूसरी बात है वहां पर तोलाबाजी चलता था। तीसरे बात है वहां पर अगर कोई नेता जाएंगे, वहां पर नड्डा जी गए थे, वो 2019 की इलेक्शन के टाइम, तब वो सर्वभारतीय सभापति है, तो नड्डा जी के कार के ऊपर वो अटैक कर देते हैं। आप सोच लो, नड्डा जी, उनके पास तो जेड प्लस सिक्योरिटी है, वहां पर वो अटैक कर देता है, तो जो आम जनता है उसके साथ वो क्या ताल्लुक करते थे? उसके डर के कारण कोई घर से नहीं निकल पाते थे। वो एक ही चीज बोलता था कि भाई अगर तू वोट देने जाएगा ना, मुझे मालूम पड़ेगा तू कहां पर वोट दे रहा है, और अगर उल्टा सीधा वोट होगा तो मैं मार दूंगा, खत्म हो जाएगा तू। अब ये उनको कैसे मालूम होता कि लोग कैसे कहां पर वोट देता था? आप हमेशा वेस्ट बंगाल का न्यूज में एक न्यूज सुना होगा कि ऑपोजिशन का जो पोलिंग एजेंट है उसको अंदर घुसने को अलाउ नहीं किया जाता है। तो मतलब कोई अपोज करने के लिए आपका है नहीं, और ये बस वोट जहां पर दिया जा रहा है ना, इनका लोग वहां पर खड़े होते थे। और जहां पर थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होता, आप बोलोगे सेंट्रल सिक्योरिटी क्या कर रहे थे, वो तो बूथ के बाहर थे, बूथ के अंदर तो उसका एंट्री नहीं था। जहां पर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते थे, ये लोग क्या करते थे, अब ईवीएम में बटन दबाओगे तो जो वीवीपैट है वहां पर आपका स्लिप आएगा, वो 7 सेकंड्स तक आता है। लेकिन गांव के लोग जो है उनका तो इतना कुछ एजुकेशन नहीं है और उसको ऐसे ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, तो जब भी वो बटन दबाते बोलता है कि तेरा वोट हो गया तो निकल जा।
और वो जो 5-7 सेकंड है, ये एजेंट जाके देख लेते थे कौन सा सिंबल वहां पर दिख रहा है। अब बट तृणमूल का सिंबल है तो ठीक है, अगर दूसरे कहीं पे भी डाला, नोटा में भी डाला, तो उसको जाके बोल देते थे भाई तू तो नोटा में डाला है। वो टेप वाला इशू तो आपने फौलता में देख ही लिया। सेंट होता है ना, अतर इतर, वो बटन में लगा के रख देते थे, और जो वोट देके निकलता उसका हाथ ऐसे सूंघता था कि तू वोट कहां पर दिया है। ठीक है, ये सारी चीज करके वो जो डराव के माहौल बना के रखे थे, तो वो जाके खड़ा हो जाता था और लोग सोचते थे भाई इसके साथ पंगा नहीं लेना है, जो करना है करने दो, हम तो जिंदा है, ये काफी है हमारे लिए। तो पुलिस ये जो चीज कर रहा है तो उसको दिखा रहा है कि भाई ये कोई गुंडा नहीं है, इसका कोई औकात नहीं है, इसका औकात ऐसे ही है। हम पुलिस अगर चाहे तो सबको ऐसे सीधे कर सकता है, तो कोई यहाँ पर गुंडागर्दी का कोई कोशिश मत करो, कोई कोई से पार्टी से आप हो जाओ, लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगा, और दूसरा कोई जहांगीर सा औकात नहीं यहाँ पर पैदा होगा। ये मैसेज देना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत सही कहा। एक छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी आपसे, जो फ़ाइल दिल्ली गई हुई है, आपको क्या लगता है, वहाँ से क्या डायरेक्शन आ सकती है? देखिए ये बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सिचुएशन देखे तो अभिषेक बनर्जी का जेल जाना निश्चित लग रहा है, 90% लग रहा है। क्योंकि देखिए हम हमेशा से देखते हैं कि अगर बहुत सारे डिस्टर्बिंग कुछ होता है ना, और उसके बाद एक बड़ा सा इंसिडेंट होता है, बाकी सारे जो डिस्टर्बिंग है वो लोगों से माइंड से दूर हट जाता है, और वो जो बड़ा इंसिडेंट होता है वही न्यूज फीड में अगले 7-10 दिन तक चलता है, और फिर दूसरा कुछ फ्लो में हम चले जाते हैं। तो अभी कुछ चीज जो हो रहा है जो अनकंफर्टेबल है यहाँ पर, अगर ये भाईपो का अरेस्ट हो जाता है, अभिषेक का अरेस्ट हो जाता है, तो वो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा, और बाकी सब कुछ लोग शायद भूल सकते हैं। तो उस हिसाब से अब देखो तो चांस तो हाई है। और ये ऐसे नहीं कि बस उस इंसिडेंट को बचाने के लिए, बाकी जो मैंने बैकग्राउंड स्टोरी आपको बोला वहां पर भी एक जी, के जी। बाद एक आप इक्वेशन को ऐड करो, तो भाईपो का जो सिचुएशन है उस वो बहुत ही वीक स्टांस है। अगर वो अरेस्ट नहीं होता है तो वो सरप्राइजिंग न्यूज हो जाएगा। तो लगता है कुछ तो पॉजिटिव है, और अगर ऐसे पॉजिटिव नहीं होता तो हेडक्वार्टर से ये लोग डिसीजन नहीं मांगते, खुद ही डिसीजन ले लेते। तो देखते हैं अभी क्या होता है। आपने सही कहा कि स्थितियाँ जो है वो बहुत गंभीर हैं भाईपो के लिए, और जैसा कि हमने लास्ट शो में भी कहा था कि कुछ ही घंटे हैं अभिषेक बनर्जी के पास। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।